आज वो खुद मीडिया में जाके कह रहे हैं मैं ये कर नहीं पाया। तो हाँ। भाई मैं तो पानी नहीं दे पाया, मैं सड़कें ठीक नहीं कर पाया, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं हवा ठीक नहीं कर, तो कर क्या पाया ये बता। अगर पानी साफ आने लगा, टैंकर माफिया इतना बेचारा इन्वेस्ट किया है उसने, टैंकों में पानी लाने का एक ड्राइवर रखेगा, एक उसको खोलने वाला, 2-3 लोग को पर टैंकर रोजगार मिल रहा है। अब विधायक लोग ये सब कर रहे नहीं, हैं। यहाँ केजरीवाल को भी यही रोजगार करना पड़ेगा फरवरी के बाद। अच्छा किसी ना किसी टैंकर के पीछे ही भाग रहे। रोहिंग्या केजरीवाल के दामाद है। इतना कोई अपने सगे दामाद को नहीं पालेगा जितना केजरीवाल ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पाला है। दिल्ली के सारे अपराधी ये घुसपैठिए करते हैं और उनको शरण देते हैं केजरीवाल के विधायक। नरेश बाल्यान इसी में जेल में गया हुआ है। 10,000 रुपये महीना आम आदमी पार्टी हर एक रोहिंग्या के परिवार को देती है। ये ऑन रिकॉर्ड है, उनकी बस्ती के अंदर किया हुआ वीडियो है जिसमें रोहिंग्या खुद बोल रहे हैं कि हमें 10,000 रुपये महीना केजरीवाल के लोग आकर देते हैं, राशन देते हैं। जो पानी साफ दिल्ली के किसी इलाके में नहीं आता वो रोहिंग्या की बस्ती में कैसे आता है। हम संकल्पित हैं दिल्ली को इस प्रकार के नक्सली भ्रष्टाचारी शक्तियों से मुक्त कराने के लिए। जिस विधानसभा में कभी कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचारों पर एक बदतमीजी से भरी हुई अपमानपूर्ण हंसी गूंजी है, वहां पर जय श्री राम का नारा गूंजे तो वो विधानसभा भी पवित्र हो। मुझे पता लगा इनपुट, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने थोड़े दिन पहले बोला कि आतिशी टेम्परेरी सीएम है। ये उसी का बदला है जो दिल्ली सरकार के विज्ञापन आतिशी ने ही छपवाए हैं कि ये योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अच्छा। अदरवाइज जिस सरकार में अरविंद केजरीवाल खुद फॉर्म भरवा रहा है वो सरकार की खुद की सरकार अखबार में विज्ञापन दे रही है कि ये योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मुसलमान घुसपैठिया आएगा तो किसके पास जाएगा? अगर मुसलमान है और उसका वोट बनेगा तो क्या बीजेपी को देगा? उसी के पीछे तो तुम बिछे पड़े हो। महीने की पहली तारीख को 18,000 रुपए जिसके मुल्ला मौलानाओं को अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है वो बीजेपी को वोट देगा। संदीप दीक्षित को भाजपा खड़ा कर रही है। अरे शीला दीक्षित के जूतों में डाल तो तुम गए थे पीने। अभी लोकसभा चुनाव तुमने दोनों ने साथ चढ़ाए। अभी संजय सिंह का वीडियो अभी 1 महीने पहले का है, सोनिया गांधी के पैरों में बैठा हुआ नारे लगा रहा था। केजरीवाल को पता होता है जेल कब जाने वाला है, 3 दिन पहले से चिल्लाता है। उसका कौन सा साथी जेल में जाएगा वो भी ऐसे चोरों के सरदार को नहीं पता होगा कौन सा चोर जेल जाएगा तो किसको पता होगा। ये बीजेपी ने तो नहीं बोला ना, हमने आतिशी को टेम्परेरी बोला ना, हमने आतिशी जेल जाएगी बोला। ये दोनों बातें किसने बोली? ये तो तू किसकी खबर खोद रहे भाई? सीट तो तुम आज भी हारोगे। अवधोजा कौन सा जीत जाएगा? अवधोजा तो जितना मुंह खोलेगा और 4 सीटें हराएगा। मैं तो कहता हूँ अवधोजा के दिन में 5 इंटरव्यू होने चाहिए। किशन के अवतार से नीचे बात ही नहीं करते हैं। किशन जी का तो जन्म हुआ था ना जेल में, बिल्कुल। यहाँ तो अंत होने वाला है जेल में स्टोरी का। मेरा तोंद भी दिख रहा है, मेरे कंपैरिजन में नहीं दिखेगा, इसीलिए कोई टेंशन ही नहीं है। अरे यार या थोड़ा इसको ऐसे कर लीजिए और थोड़ा नहीं अंदर वाला टी-शर्ट थोड़ा अगर लेकिन तोंद अब बचा कहाँ ले जाना है? कहाँ तोंद है तुम्हारे? ठीक है। तुम मेरे को जबरदस्ती कमेंट मारने के लिए अपने तोंद की बात कर रहे हो। आपके घर में स्पा भी है ना, चले। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली चुनाव एक तरह से कह सकते हैं आधिकारिक रूप से आरंभ हो चुका है। कुछ पार्टियों ने आरोप पत्र दाखिल किए हैं, कुछ लोगों ने धोखा पत्र दाखिल किया है, कुछ लोग मैनिफेस्टो प्रत्याशी सबकी लिस्ट निकाल चुके हैं। इस बीच एक प्रश्न लगातार आ रहा है कि भाजपा इन सब में कहाँ है। भाजपा हालांकि 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे भी उनका गेम जो है आप कह सकते हैं कि इट हैज़ पिक्ड अप। तो इसी संदर्भ में हमने सोचा कि भाजपा के नेता और हमारे चैनल के पुराने मित्र और हमारे भी पुराने मित्र कपिल मिश्रा जी से चर्चा की जाए। कपिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आभार है भाई, थैंक यू। तो सबसे पहले हमें कुछ आंकड़े दीजिए जिससे दर्शकों को लगे कि भाजपा कुछ कर रही है जो हमें पता नहीं है। बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है? नहीं देखिए, बैकग्राउंड में क्यों, आप फ्रंट में जो दिख रहा है अरविंद केजरीवाल को अपने 25 विधायकों का टिकट काटना पड़ा। ये बिल्कुल ही काट ही दिया जो सिटिंग एमएलए थे, और 3 को उन्होंने जगह बदलवा दी। और जिसका मॉडल लेके वो पूरी दुनिया में घूमते थे वो अपनी सीट छोड़ के भाग गया, मनीष सिसोदिया। और ऐसी सीट में गया जहाँ मुसलमानों का वोट ज़्यादा हो कि किसी तरह इज्जत बच जाए। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा प्रोटेस्ट था भ्रष्टाचार के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल जो बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, वो अब सही दिशा में जा रही है। कोई व्यक्ति जो ये कहता था कि मेरे नाम से कोई भी चुनाव जीत सकता है, अब वो 2013 में 2011 में जिन कांग्रेसियों से लड़ता था उन्हीं कांग्रेसियों को, खासतौर पे सीमापुरी में वीर सिंह दिंगान, उसके तो घर के सामने केजरीवाल ने लगभग 1 महीने प्रोटेस्ट किया है कि वीर सिंह दिंगान भ्रष्टाचारी है। संतोष कोहली का जो बलिदान हुआ वो वीर सिंह दिंगान के खिलाफ लड़ते ही वो उसकी एक पहचान बनी थी संतोष कोहली की। तो आज अगर आपको वीर सिंह दिंगान को सीमापुरी में चुनाव लड़ाना पड़ रहा है या
उस ऐसे ही एक कांग्रेसी को आपको मटियाला में चुनाव लड़ाना पड़ रहा है, तो ये बताता है कि अब आपको ये पता है कि वोट आपके नाम पर नहीं मिल रहा। अब आप ये ढूंढ रहे हो कि कोई जनाधार वाला किसी और पार्टी का नेता मिल जाए, वो कुछ वोट जोड़ ले, कुछ मैं अपना जोड़ने की कोशिश करूंगा, ऐसी आप इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपके जिसका मॉडल आपने बेचा उसको आपको सीट बदलनी पड़ गई है, औरों की भी आप बदलना चाह रहे हो लेकिन सेफ सीट आपको मिली नहीं। जैसे आतिशी का लगभग सबको पता था कि वो कालका जी छोड़ के भागना चाहती है, लेकिन कहाँ से लड़ाया जाए यही समझ नहीं आया, तो फाइनली कालका जी से ही टिकट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत इन डेप्थ दिल्ली के अंदर जनता के बीच में काम किया, आज भी कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी का ड्राइंग रूम मीटिंग्स चल रही हैं, महिलाओं की केवल, और ये लगभग पूरे शहर में, दिल्ली में हर दिन पिछले 1 महीने से हर मंडल के शक्ति केंद्र में, यानी कि 272 तो लगभग वार्ड हैं, और उन हर वार्ड में आपके लगभग 15-15, 20-20 शक्ति केंद्र हैं। तो उन हर एक शक्ति केंद्र में ड्राइंग रूम महिलाओं की बैठक पिछले 1 महीने से कंटिन्यू चल रही है। हर वार्ड लेवल पे हमारी नुक्कड़ सभा कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे निगम पार्षद वो सभाएं ले रहे हैं, केजरीवाल के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और इस वक्त जब आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और जो पब्लिक का आक्रोश दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल के विधायकों के प्रति, उनके मंत्रियों के प्रति, वो आक्रोश इसी ग्राउंड वर्क का परिणाम है। संघ के भी बारे में कहा जा रहा है कि संघ इस बार अति सक्रिय भूमिका में है। मतलब अगर नंबर्स की बात करें तो किसी ने मुझे बताया कि 60,000 प्लांट सभाएं हैं संघ की, रात्रि प्रवास उसमें आता है, और छोटी छोटी जनसभाएं जो ये लोग करते हैं, जो मॉडल हरियाणा में बहुत अच्छा सफल रहा, मध्य प्रदेश में सफल रहा, मध्य प्रदेश लोकसभा में सफल रहा, और फिर महाराष्ट्र में भी जो है बताया जा रहा है। लेकिन अगर हम हरियाणा से कंपेयर करें तो दिल्ली तो बहुत छोटा है, और हरियाणा में जहाँ 27-30 हज़ार हुआ था, यदि 60,000 यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब है कि सीरियसली, मतलब इस तरह से नहीं देखा जा रहा है कि दिल्ली है यार ठीक है सांसद जीत गए, हमें विधानसभा से नहीं, क्या हम है। संकल्पित हैं, हम संकल्पित हैं दिल्ली को इस प्रकार के नक्सली भ्रष्टाचारी शक्तियों से मुक्त कराने के लिए। और फरवरी में दिल्ली की विधानसभा में भगवा लहराए, जय जय श्री राम के नारे गूंजे। जिस विधानसभा में कभी कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए अत्याचारों पर एक बदतमीजी से भरी हुई अपमानपूर्ण हंसी गूंजी है, वहाँ पर जय श्री राम का नारा गूंजे तो वो विधानसभा भी पवित्र हो। ये संकल्पित हैं हम, और दिल्ली में सभी जो राष्ट्रवादी लोग हैं, सभी संगठन हैं, वो सब इसके लिए काम कर रहे हैं। और इसी का पैनिक आम आदमी पार्टी के घोषणाओं में, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपको दिख रहा है। पहली बार केजरीवाल के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। पहली बार वो आज ही की जो आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उन्होंने जंगपुरा और नई दिल्ली की सीट की स्पेसिफिकली बात करी कि यहाँ पे हमारे खिलाफ कैंडिडेट लड़ाए जा रहे हैं, तो ये दोनों सीटों पे कौन उम्मीदवार है? एक पे केजरीवाल है, एक पे मनीष सिसोदिया है। इन दोनों सीटों के लिए अगर आपको मुख्यमंत्री को उतार के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, इसका मतलब आप इन 2 सीटों पे भी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं रह गए हो। एक मुझे सूत्रों से पता चला कि ये जो 30 लोगों का टिकट एक तरह से काटा गया था, उसके बारे में मुझे पता चला, और बहुत ही जो करीबी हैं पार्टी के उनसे मुझे पता चला है कि उनके आवास पर एक सभा हुई थी, जिसके कारण इरिटेट होकर केजरीवाल ने इन सब का टिकट काटा है। जो आप कह सकते हैं थोड़े डिसग्रंटल्ड लोग थे कि भाई ये तरीका नहीं है, कैसे चलेगा। तो इस कारण क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है? नहीं, देखिए, ये तो है कि असंतोष वहाँ पे भारी है, और दूसरी बात ये भी है कि ये सभी लोग अपना चुनाव हार रहे थे। ये हमारा सर्वे भी ये बात बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लगभग 40-45 विधायक तो अपने नाम पर ही हार रहे हैं, और उनका इंटरनल सर्वे भी, चाहे वो दिलीप पांडे हो, चाहे वो रामनिवास गोयल स्वयं हो, जिनको भी, तो अरविंद केजरीवाल का वो पैनिक रिएक्शन है। वो सोच रहा है कि कैंडिडेट बदल दूंगा तो शायद ये जो काम नहीं हुआ, इलाके में टूटी सड़कें हैं, सीवर है खुला हुआ, गंदा पानी है, इसका जो गुस्सा है, ये थोड़ा लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा। पर वो सभी लोग, उनका असंतोष, उनका विद्रोह, वो डेफिनेटली पार्टी के अंदर फैला हुआ है। मीडिया क्योंकि अरविंद केजरीवाल के विरोधी जो खबरें होती है उसे कम दिखाती है, लेकिन आप किसी भी इलाके में जाएंगे, इनके कार्यकर्ताओं का आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, रैलियां चल रही हैं। जैसे गोंडा में तो बहुत बड़ी एक सभा निकाली, करावल नगर में आम आदमी पार्टी के जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनकी एक बड़ी सभा हुई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। तिमारपुर में लगभग 65 लोगों ने रिज़ाइन कर दिया। तो ये स्थिति पूरी दिल्ली में है। इनका जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है वो बगावत टाइप कर रहा है, वो सब नाराज हैं। एक तो सब ने देखा कि ऊपर 4-5 लोगों ने लूटा, पैसा वैसा खाया, और उसके बाद सब ये भी देख रहे हैं कि अब किसी का भी टिकट काटा जा रहा है, किसी को भी बदला जा रहा है। तो जब जहाज डूबता है
तो चूहे भागते हैं। तो वो नज़ारा आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रहा है। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे और एक बात आ जाती है कि हर जगह पे, चाहे जैसे झारखंड में हमने देखा मैया सम्मान योजना हो गया, महाराष्ट्र में लड़की बहना योजना हो गया, मध्य प्रदेश में दोनों समय में लाडली बहना हो गया, ये सारा कुछ अगर रूलिंग पार्टी जो है यदि ऑफर करती है तो ठीक है, कंक्लूसिव डेटा नहीं है कि उसी के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन कोइंसिडेंटल है कि ऐसा हो रहा है। और आपने कहा था कि अगर वो रेवड़ी ऑफर करेंगे तो हमें भी और हमारे पास कोई विकल्प बचता नहीं है। अभी ये नीली पर्ची, पीली पर्ची और गारंटी कार्ड, केजरीवाल कवच, ये सब जो है बांटा है, इसका काउंटर क्या है आपके पास? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो जिसकी सरकार है वो वादे नहीं करता, वो डिलीवर करता है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने लाडली योजना चुनाव के बाद नहीं दी, चुनाव से पहले दी। महाराष्ट्र में पहले मिली, झारखंड में पहले मिली। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में 10 साल से सरकार है और पंजाब में भी 3.5 साल से सरकार है। क्या किसी एक भी महिला के खाते में 1 रुपया भी आया? ये दिल्ली की महिलाओं को समझ में आ रहा है। आपने एग्जैक्टली यही रजिस्ट्रेशन पंजाब में 2021 में कराया था। घर घर जाके आपने फॉर्म भरवाए, आपने बोला महिला सम्मान योजना देंगे, 1000 रुपये देंगे। अभी तो सरकार का दूसरा चुनाव आने वाला है, किसी को 1 रुपया नहीं मिला किसी का। तो लोगों को पता है कि केजरीवाल डिलीवर नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है। उनके पास पैसा नहीं है, वो दे नहीं सकते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली में भी इन्होंने स्कीम पास की कैबिनेट में 1000 रुपये की, मीडिया में आके बोला 2100 रुपये देंगे, फॉर्म भरवा रहे 2100 रुपये के। वो फॉर्म आम आदमी पार्टी के हैं, सरकार के फॉर्म नहीं है। फिर आम आदमी पार्टी की अपनी सरकार का अखबार में विज्ञापन आ रहा है कि ऐसी तो कोई योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पैसा किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया है। तो लोगों को ये बात मालूम है कि ये एक ड्रामेबाजी चल रहा है, एक तमाशा चल रहा है। दिख गया कि चुनाव हार रहे हैं तो लास्ट में क्या बोलूं, क्या मैं कोई ऐसी योजना बोल दूं कि कुछ वोट मिल जाए कहीं। और सबसे ज़्यादा गुस्से में महिलाएं हैं। देखिए, शराब का जो पूरा का पूरा ठेके खुले पूरी दिल्ली में, इसकी सबसे बड़ी कीमत दिल्ली की महिलाओं ने चुकाई है। गंदे पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का जो सामना कर रही है वो दिल्ली की महिलाएं कर रही हैं। तो ये जो 2 दिल्ली की सबसे बड़ी समस्याएं, इनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं हैं। किसी तरह से उसको मैनेज करें तो कोई एक झूठ बोला जाए, पर मुझे लगता है लोगों को दिखाई दे रहा है अगर खाते में पैसा आता तो लोगों को केजरीवाल पे भरोसा होता। किसी के, मैं कहता हूँ 2100 रुपये नहीं, आप जो 1000 रुपये पास किया था वो 1000 रुपये ला दो। किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया है तो इसका मतलब आप डिलीवर नहीं कर सकते। आप आज 1000 नहीं दे रहे तो कल आप 2100 क्या दोगे? जब आपने पंजाब में नहीं दिया तो आप दिल्ली में कैसे दोगे? वहाँ तो कोई एलजी नहीं है, पंजाब में कोई मोदी नहीं है, पूरी सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सब कुछ जो आपको चाहिए होता है वो फुल स्टेट है। आप 1000 रुपये क्यों नहीं दे रहे वहाँ पे? किसी ने तो ये भी मतलब और बड़ा ही लॉजिकल प्रश्न उठाया कि भाई तुम उनसे फ़ोन नंबर ले रहे हो, फ़ोन नंबर से कैसे ट्रांसफ़र कर दोगे तुम पैसा? उसके लिए खाता नंबर या आधार? नहीं, अगर आपने वो पर्चा देखा जिस पे लिया जा रहा है, उस पे लिखा है कि ये केजरीवाल जी आएंगे तो आपको ये करेंगे, अपना नाम दे दो। और इसके बाद पहली बात तो योजना लागू नहीं है, चुनावी वादा है। चुनावी वादे में फॉर्म किस चीज़ का भरवाया जा रहा है? पोर्टल किसने बनाया? आम आदमी पार्टी ने बनाया, दिल्ली सरकार ने पोर्टल नहीं बनाया। जिस पोर्टल पे वो हो रहा है, तो ये तो आप एक तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे हो। ये जो पॉन्जी स्कीम्स आती है ना भैया, ये पर्चा भर दो तुम्हारी लॉटरी निकल जाएगी, तो आप लोगों का डेटा भी ले रहे हो। वो डेटा कैसे जाएगा, उसकी सेफ्टी का प्रोसीजर क्या है? अंत में मजबूर होके, और इसमें तो जहाँ तक मुझे पता लगा इनपुट, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने थोड़े दिन पहले बोला कि आतिशी टेम्परेरी सीएम है। ये उसी का बदला है जो दिल्ली सरकार के विज्ञापन आतिशी ने ही छपवाए हैं कि ये योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अदरवाइज जिस सरकार में अरविंद केजरीवाल खुद फॉर्म भरवा रहा है, वो सरकार की खुद की सरकार अखबार में विज्ञापन दे रही है कि ये योजना एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इस प्रकार की जिस इंटरनल फाइट की आप बात कर रहे हो, वो इस इंटरनल फाइट का ये एग्जाम्पल है कि केजरीवाल कुछ और बोल रहे हैं और उनकी मुख्यमंत्री अखबार में विज्ञापन देके छपवा रही है सारे अखबारों में कि ये झूठी योजना है, इससे बचे, इसका फॉर्म भरने से बचे। और आपने सबने देखा है, देश में कभी नहीं हुआ होगा किसी सरकार का ऐसा पब्लिक नोटिस आया हो। मैंने आपका एक ट्वीट देखा, केजरीवाल जी ने साफ पानी का एकदम नया नल लगवाया, उन्होंने नई पाइप भी लगवाई। आप लोग उससे भी चिढ़ गए, एक पानी कहीं साफ पहुंचाया जा रहा है, आप उससे चिढ़ रहे हैं। 10 साल में आदमी ने एक नल तो कम से कम लगवाया, आप लोगों ने क्या किया है? सही बात है, 10 साल बाद एक नल से पानी साफ। हाँ। ये डेफिनेटली। तो 2019 में भी ऐसे ही एक नल लगा था, उसका भी ऐसे ही 1 गिलास पानी पी के दिखाया गया था और ये कहा था कि हम तो दिल्ली में 24 घंटे पानी की सप्लाई कर देंगे। आज वो खुद मीडिया में जाके कह रहे हैं मैं ये कर नहीं पाया। तो भाई, मैं तो पानी नहीं दे पाया, मैं सड़कें ठीक नहीं कर पाया, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं हवा ठीक नहीं कर, तो कर क्या पाया ये बता? वो तो उनके पास कोई विभाग भी नहीं है, तो करें क्या बेचारे? तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अब चलते बनो।
जब आप कर ही नहीं पा रहे, आप ये सोचो देश की राजधानी है दिल्ली। पहली बात तो यहाँ पे पानी मुद्दा ही नहीं होना चाहिए था, पानी यहाँ बाई डिफ़ॉल्ट एक अच्छा पानी मिलना चाहिए था वर्ल्ड क्लास। और आप तो कहते हो आप आईआईटी से पढ़ के आए हो, फिर आईआरएस भी करिए, पढ़ा लिखा आदमी आएगा तो शहर बदल जाएगा, तो पढ़ा लिखा आदमी आया तो एक नल नहीं बदल पाया। एक घर में साफ पानी को आपको उसको चुनाव से पहले विज्ञापन देना पड़ रहा है कि एक नल में पानी आ गया। आपके खुद के घर में अरविंद केजरीवाल अपने घर का पानी पी के दिखा देना नल से। राजेंद्र नगर की बात छोड़ो, अरविंद केजरीवाल अपने खुद के घर का पानी बिना फिल्टर के पी के दिखा दे। आपने बोला 17 फिल्टर लगे, 17 फिल्टर मुख्यमंत्री के घर में लगे हुए हैं, तो आप अपने घर में नहीं दे पा रहे पानी की सप्लाई, आप बाकी दिल्ली में शीश महल में पानी की सप्लाई नहीं है साफ। तो आपने करोड़ों रुपए का नल तो लगवा लिया, लेकिन पानी तो वही काला आ रहा है उसमें भी। उसके बाद मनीष सिसोदिया का एक इंटरव्यू है, उसकी क्लिप आप अपने इसमें दिखाना। मनीष सिसोदिया कह रहा है पानी तो काला आता ही है, ये तो फिजिक्स है। अच्छा, हाँ। मतलब दिल्ली का डिप्टी सीएम रहा है, वो इस सवाल के जवाब में ये कहते हुए कि भाई गलती हो गई, हम आगे से ठीक करेंगे। जो केजरीवाल कह रहा है कि आगे दे दूंगा, अब नहीं दे पाया, और मनीष सिसोदिया तो उस पर कुतर्क कर रहे हैं कि ये तो फिजिक्स है, पानी तो पहले काला आएगा उसके बाद साफ पानी आएगा, क्योंकि जितनी भी गंदगी होती है वो उसमें आ जाती है। तो गंदगी आ कैसे रही है, इसका मतलब सीवर का पानी है। पहले आप सीवर का पानी उसके अंदर घुस रहा है, उसके बाद उसी में से पीने का पानी आ रहा है। इसकी कीमत कितनी बड़ी होगी। जो वो इसका मतलब जो दिखने में भी साफ है, उसमें भी किस प्रकार के वायरस होंगे, और इसकी जो हेल्थ कॉस्ट है वो कौन बियर कर रहा है। तो फिर ये पानी मुफ्त का कैसे हो गया। इसका मतलब जितने भी बच्चे दिल्ली में बीमार पड़ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो सब तो आपके पानी के कारण पड़ रहे हैं। ये कितनी बड़ी कॉस्ट है। तो राजेंद्र नगर में जो गिमिक किया गया साफ पानी का, वो खुद इनकी असफलता को बताता है कि मुख्यमंत्री को 10-12 साल कुर्सी पर बैठने के बाद पूरे दिल्ली में केवल एक नल, उसका विज्ञापन करना पड़ रहा है कि नल खोलो तो साफ पानी आएगा, और आगे मैं और जगह पे दूंगा। इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। आप कितनी बड़ी दुनिया के बड़े बड़े मॉडल की बात करते थे। गंदा पानी दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है, भयानक मुद्दा है। इसके फाइनेंशियल कॉस्ट भी है, हेल्थ कॉस्ट भी है, और जो मेंटल टॉर्चर है जब आपके नल से गंदा पानी आता है, वो ये तीनों चीज़ें मिलाकर मुझे नहीं लगता राजधानी ये डिज़र्व करती है। आप तो जल मंत्रालय में भी रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड में, और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी तो एक नया उद्योग भी रोजगार दे रहे हैं टैंकर माफिया वालों को। अगर पानी साफ आने लगा, टैंकर माफिया इतना बेचारा इन्वेस्ट किया उसने, टैंकों में पानी लाने का एक ड्राइवर रखेगा, एक उसको खोलने वाला, 2-3 लोग को पर टैंकर रोजगार मिल रहा है। अब विधायक लोग ये सब कर रहे हैं। केजरीवाल को भी यही रोजगार करना पड़ेगा फरवरी के बाद। अच्छा। किसी ना किसी टैंकर के पीछे ही भाग रहे। देखिए आप समझिए, शीला दीक्षित के खिलाफ टैंकर माफिया एक बड़ा मुद्दा था कि टैंकर माफिया सरकार चलाती है, दिल्ली में इतने टैंकर चलते हैं, ये है वो है, जो भी था। लेकिन जल बोर्ड कभी घाटे में नहीं गया। जल बोर्ड का एक अलग से बजट दिल्ली की विधानसभा देती है। जल बोर्ड एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है। जल बोर्ड एलजी को भी रिपोर्ट नहीं कर रही। जल बोर्ड में एक सीईओ है और एक चेयरमैन है, जो कि दिल्ली सरकार का वाटर मिनिस्टर है। ज़्यादातर दिल्ली का चीफ मिनिस्टर ही होता है चेयरमैन। फिर एक वाइस चेयरमैन होता है, जो कोई एक विधायक होता है। पूरी तरह से ऑटोनॉमस बॉडी है। ये कभी घाटे में नहीं गई। जिस दिन मैंने दिल्ली जल बोर्ड छोड़ा, वो 178 करोड़ के प्रॉफिट में थी। ये केजरीवाल की खुद की दी हुई रिपोर्ट है। आज ये घाटे में कैसे चला गया। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को तनख्वाह का पैसा नहीं, कहाँ गया इसका पैसा। जिसको दिल्ली विधानसभा हर साल बजट दे ही रही है, उसका पैसा कहाँ चला गया। और उसके बाद गंदा पानी, दिल्ली में जहाँ पानी की पाइपलाइन बिछाई गई वहाँ पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई। जहाँ पहले सप्लाई चल रही थी वहाँ गंदा पानी आ रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा, टैंकर माफिया को रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि ये विधायक और मंत्रियों का खुद का टैंकर माफिया का धंधा चल रहा है। और इस धंधे पे ताला अब दिल्ली की जनता लगाएगी। आप संगम विहार चले जाओ, आप मेहरौली चले जाओ, वसंत कुंज चले जाओ, आप बाहरी दिल्ली के इलाके में चले जाओ, ईस्ट दिल्ली के इलाके में चले जाओ। दिल्ली में जब टैंकर के पीछे लोगों को भागना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, और टैंकर तो फिर भी सब जगह नहीं आ रहा। मैं झुग्गी बस्तियों में गया हूँ, दिल्ली की तिमारपुर की झुग्गी में गया, मैं रोहतास नगर की झुग्गियों में गया, लालबाग की झुग्गियों में गया। हर झुग्गी वाला खरीद कर पानी पी रहा है। फ्री पानी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि फ्री पानी इतना गंदा है कि उनको उसे पी नहीं सकते हैं। तो 30 रुपये पर डे, 1000 रुपये महीना खाली पानी पे झुग्गी में रहने वाली महिला को खर्च करना पड़ रहा है। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। वहाँ तो टैंकर का भी पानी नहीं जा पा रहा है कि आप टैंकर से भी 2 घंटे 1 घंटा लाइन में लग के भी उसे फ्री का पानी खरीदना पड़ रहा है उन लोगों को। पानी मार्केट से खरीद के पानी पी रहे हैं, और इसके बाद आप एक नल चला के 1 गिलास पानी पी के आप उसकी ब्रांडिंग कर रहे हो। कल मैं फरीदाबाद से आ रहा था नोएडा, बीच में मदनपुर खादर वाला रोड मुझे लेना पड़ा, क्योंकि वो नहर के पैरेलल वाली जो नई रोड है उस पर जाम लगा हुआ था।
मैंने देखा कि एक सड़क है और जो ड्राइवर आ रहा था हमारे कैब का उसने बताया कि सर ये 3 साल से खुदी हुई सड़क है। वहाँ बोल रहा है कि रात में गिट्टी डालती है सरकार मान लीजिए और सुबह वो गिट्टी गायब हो जाता है। फिर मैंने देखा पैरेलली किनके दुकान है, किस तरह के लोगों के दुकान है, तो वो पता चल जाता है नाजिम हसन वर्कशॉप और ये करके, और वो दिख रहा है कि वो इलीगली कब्जा करके वो बना हुआ है। अभी केजरीवाल जो है रोहिंग्या इशू को लेकर के सरकार पे अत्यधिक आक्रामक हैं। हरदीप पुरी का एक ट्वीट बार बार जो है वो कोट किया जाता है इसको लेकर के कि अमानतुल्लाह का रोहिंग्या को बसाने का उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की ज़मीन जो मदनपुर खादर एरिया में थे वहाँ बसाने का, और मुझे लग रहा है कि ये और व्यापक ही हुआ है, वो घटा नहीं है उससे। रोहिंग्या केजरीवाल के दामाद है, इतना कोई अपने सगे दामाद को नहीं पालेगा जितना केजरीवाल ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पाला है। चुनाव में क्योंकि उसको ये पता है कि इस बार डंडा चल रहा है, इस बार पहचान की जा रही है, जनता रोहिंग्या बांग्लादेशियों से परेशान है, नाराज है। दिल्ली के सारे अपराधी ये घुसपैठिए करते हैं और उनको शरण देते हैं। केजरीवाल के विधायक नरेश बाल्यान इसी में जेल में गया हुआ है। तो आज ये कि रोहिंग्या को लेके जो भी ये बोल रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, रोहिंग्या का वो नहीं होना चाहिए, 2022 में जब इसी मदनपुर खादर में रोहिंग्या की बस्ती को हटाने के लिए बुलडोजर आया यूपी सरकार के फ्लड डिपार्टमेंट का, क्योंकि इसका जो ज़मीन का एक हिस्सा यूपी का फ्लड डिपार्टमेंट के पास है। अमानतुल्लाह खान उसके सामने क्यों लेटा? उसके सामने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करना पड़ा उस दिन इस बस्ती को बचाने के लिए, रोहिंग्या को कहीं, और अमानतुल्लाह खान का ऑन रिकॉर्ड वीडियो है कि हम इन रोहिंग्याओं को कहीं नहीं जाने देंगे। 10,000 रुपये महीना आम आदमी पार्टी हर एक रोहिंग्या के परिवार को देती है, ये ऑन रिकॉर्ड है, उनकी बस्ती के अंदर किया हुआ वीडियो है जिसमें रोहिंग्या खुद बोल रहे हैं कि हमें 10,000 रुपये महीना केजरीवाल के लोग आकर देते हैं, राशन देते हैं। जो पानी साफ दिल्ली के किसी इलाके में नहीं आता वो रोहिंग्या की बस्ती में कैसे आता है? बिजली के बिल दिल्ली में सब जगह आते हैं, आप उनको फ्री बिजली दे रहे हो रोहिंग्या घुसपैठियों को। बिजली केजरीवाल दे रहा है, पानी केजरीवाल दे रहा है, राशन केजरीवाल दे रहा है, उसके बाद 10,000 रुपये महीना केजरीवाल दे रहा है। उसके बाद बीजेपी को बोल रहा है कि रोहिंग्या, इन्हीं रोहिंग्याओं ने आईपीएस राजवीर को सीमापुरी में पत्थरों से मारा, इन्हीं रोहिंग्याओं ने जहांगीरपुरी में जितने भी हमले हुए वो हमले किए हैं। इसके बाद आप दिल्ली के अपराधों की बात करते हो, आप ये क्यों नहीं बताते हो कि आपने इनके कितनों के आधार कार्ड बनवाए हैं? अभी जो एनआईए ने आधार कार्ड का रैकेट बस्ट किया है, किसके लोग हैं वो लोग? कौन इस रैकेट को चला रहा है? और सबसे बड़ी सिंपल बात बोलूंगा अजीत भारती जी, आपके बड़ा स्पष्ट बोलूंगा, कईयों को बुरा लगेगा, मुसलमान घुसपैठिया आएगा तो किसके पास जाएगा? केजरीवाल जो सवाल उठा रहे हैं कि रोहिंग्या को बीजेपी भी है, तो सबको पता है ना, अगर मुसलमान है और उसका वोट बनेगा तो क्या बीजेपी को देगा? किसको वोट देगा वो? ऑब्वियसली वो वोट बैंक ही तुम्हारा है, उसी के पीछे तो तुम बिछे पड़े हो, उसी के लिए तो तुम दिन में 5 बार लेट जाते हो मदरसों के आगे, जिनको तुम तनख्वाह देते हो 18-18 हज़ार रुपये। आज तुम्हारे घर पे पहुंच गए, मेरी तनख्वाह लेट आई है तो वो पहुंच गए। महीने की पहली तारीख को 18,000 रुपये जिसके मुल्ला मौलानाओं को अरविंद केजरीवाल की सरकार देती है, वो बीजेपी को वोट देगा? इससे बड़ा कोई बेशर्मी हो सकती है? और आप दिल्ली की जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हो कि दिल्ली वाले समझ लेंगे कि ये मुसलमान जितने भी हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमान, ये भाजपा को वोट देते हैं? दिल्ली वालों को पता नहीं है कि सुबह सुबह 7 बजे ये जो टोपी लगा के लाइन लगेगी, ये किसके लिए लगेगी, किसको वोट देने के लिए लगेगी? सारी दिल्ली जानती है। इस पे तो लेकिन वही एक प्रश्न बार बार ये भी उठता है ना कि सीमा तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत आता है कि वो घुसे कहाँ से, वो आए कहाँ से? नहीं, आज पहली बार तो नहीं आए हैं, और ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि आने कि उनका कोई नेटवर्क ही खत्म हो गया आने का। जब आपने उत्तराखंड से रोहिंग्या को बस्ती को हटाने के लिए सरकार ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? कौन गया सुप्रीम कोर्ट में? क्या बांग्लादेश से वकील आए थे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए, या म्यांमार से वकील आए थे सुप्रीम कोर्ट में केस करने के लिए? रोहिंग्या को हाथ भी मत लगाओ, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में वही वकील खड़े हुए ना जो केजरीवाल और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के लिए खड़े होते हैं। वही वकील, वही नाम, वही लोग रोहिंग्या का मुकदमा लड़ रहे हैं कि रोहिंग्या को हाथ मत लगाओ, वही लोग केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का मुकदमा लड़ रहे हैं। सरकार की भी, क्योंकि ये सिस्टम है ना, एक जुडिशरी भी तो बैठी हुई है, वो जुडिशरी ने उस कार्रवाई को अल्टीमेटली रोक दिया ना। आप रोहिंग्या को भगाओ, रोहिंग्या को मारो, बांग्लादेशी को मारो, उसके पहले, हाथ लगाने से पहले वकील जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो रहे हैं। और सरकार संकल्पित है, सरकार तो आज सब जगह ये फैसले ले रही है। फडणवीस जी ने, हिमंता विश्व शर्मा जी ने, वो डिटेंशन कैंप बनाने की बात चल रही है, उसी के तो सीए के पूरे आंदोलन के दौरान उसी का तो हुआ बनाया गया। एनआरसी आ जाएगा, डिटेंशन कैंप हो जाएगा, नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो आज ये चुनाव से पहले बोल रहा है कि रोहिंग्या आए कहाँ से, चुनाव खत्म होते अगले दिन बोलेगा कि रोहिंग्या को जाने नहीं दूंगा। ये दिल्ली की असली सच्चाई है। अच्छा, अभी एक इंटरव्यू में, एक में नहीं 2-3 जगह मैंने केजरीवाल को सुना बोलता है कि भाजपा वालों के पास तो कोई मुद्दा है नहीं,
वो बस हमें जो है वो सोचते हैं कि कितना ज़्यादा गाली दे सकते हैं। इस देश में आप सबसे लोग के ज़्यादा पास गाली कौन मुद्दा सा क्या नेता है? देता है? सुबह उठते ही गाली देना शुरू करे और रात तक सिर्फ गाली दे, पिछले 10 साल से कौन सा नेता दे रहा है? अपने दर्शकों से ही पूछ रहे ना आज आप ये सवाल। इस देश में सुबह 8 बजे उठते ही गाली दे और रात तक सिर्फ गाली दे और 10 साल तक सिर्फ गाली दे, ये कौन से नेता ने किया है? अरविंद केजरीवाल ने। अब वो क्या बोल रहा है कि मेरे को 10 साल से गाली, गाली तो तू दे रहा है भाई। एलजी को भी दी तूने, मोदी पीएम को देगा, फिर एचएम को देगा, फिर हरियाणा को देगा, फिर इसको देगा, फिर उसको देगा, उसके बाद घर जाके सो जाएगा कि मेरे पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है। ये गाली देने का तो एक्सक्लूसिव राइट है उनके पास। और वो कह रहे हैं भाजपा के पास मुद्दा नहीं है। मैं तो मुद्दे गिना रहा हूँ। गंदा पानी दिल्ली का मुद्दा है, टूटी सड़कें दिल्ली का मुद्दा है, नाला बन चुकी यमुना दिल्ली का मुद्दा है, दिल्ली में खराब बस व्यवस्था दिल्ली का मुद्दा है, जहरीली हवा दिल्ली का मुद्दा है, स्कूलों में 9वीं और 11वीं में लाखों बच्चों को फेल किया जा रहा है, ये दिल्ली का मुद्दा है, अस्पतालों में एक एक बिस्तर पर 5-5 मरीज पड़े हुए हैं, सिटी स्कैन नहीं है, आपके पास एक्सरे की मशीनें नहीं है, आपके पास इलाज नहीं है, पूरी का पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, मोहल्ला क्लिनिक खंडर बने हुए हैं, ये दिल्ली का मुद्दा है। आंगनबाड़ी वालों को, डीटीसी वालों को, बस मार्शल को, टेम्परेरी कर्मचारियों को, गेस्ट टीचर को आपने झूठा वादा किया, पक्का नहीं किया, ये दिल्ली का मुद्दा है। दिल्ली के युवाओं के साथ आपने जो नौकरियों का वादा किया था, वाईफाई का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। ये दिल्ली, मैं मुद्दे गिना रहा हूँ आपको दिल्ली के, इन्हीं मुद्दों पर हम जनता के बीच में हैं। इसीलिए केजरीवाल फड़फड़ाया हुआ है। रोज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई इन मुद्दों पर बात कर लो, अपने हर डिपार्टमेंट के मंत्री को खड़ा करो, उसका रिपोर्ट कार्ड दे दो जरा। एनवायरमेंट मिनिस्टर ने क्या किया पॉल्यूशन कम करने के लिए, वाटर मिनिस्टर ने क्या किया पानी साफ देने के लिए, हेल्थ मिनिस्टर ने क्या किया अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं देने के लिए, और केजरीवाल ने खुद क्या किया, उसका एक रिपोर्ट कार्ड दिल्ली की जनता को देना। आप तो 10 साल बाद चुनाव के मैदान में केजरीवाल अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे पा रहे? केजरीवाल के बाहर आने से भाजपा को लाभ हुआ है या क्षति हुई है? नहीं, देखिए, उनके अंदर बाहर आने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। उनकी एक भ्रष्टाचारी छवि, कोर्ट के द्वारा सजा और कोर्ट के द्वारा ये निर्णय कि आप मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी नहीं जाओगे, किसी फाइल पे साइन नहीं करोगे, ये दिल्ली की जनता ने इस चीज़ को देखा है। अगर वो बेदाग होते, अगर उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हो रहा होता, तो सुप्रीम कोर्ट ये पाबंदी नहीं लगाता कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री, जो आदमी जेल से भी इस्तीफा नहीं दे रहा था, बाहर आती कैसे इस्तीफा दे दिया? क्योंकि उसको पता है वो दफ्तर भी नहीं जा सकता सीएम के, और कोई फाइल भी साइन नहीं कर सकता। इसके कारण उन्होंने मजबूरी में आतिशी को सीएम बनाना पड़ा। और चुनाव के बाद भी, वैसे तो इनका कोई बहुमत आ नहीं रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि आम आदमी पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है वो केजरीवाल, ये सबसे बड़ा झूठ है। केजरीवाल सीएम बन ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। बन सकते हो तो आज बन जाए ना, आज बन जाए। चुनौती देता हूं मैं, अगर केजरीवाल चुनाव के बाद सीएम बन सकता है तो आज बन के दिखा दे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, केजरीवाल सीएम नहीं बन सकता। आम आदमी पार्टी के पास मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है। आतिशी को उन्होंने टेम्परेरी या खुद ही बोल दिया, और खुद वो बन नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट की रोक है। आज बिना दूल्हे की बारात आम आदमी पार्टी है, और इसीलिए उसके बाराती भाग रहे हैं। अच्छा, एक बात है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, घोटालों का नाम तो आपने पूरा आरोप पत्र निकाला, उसमें बहुत कुछ गिनाया, लेकिन प्रश्न यह आता है कि यार 1-1, 1.5 साल या 2-2 साल से नाम ले रहे हैं, वो मनी ट्रेल क्यों नहीं इस्टेब्लिश हो रहा है? और जैसा कि मतलब मुझे अपने सोर्सेज से पुनः पता चला है कि इसके पीछे का एक कारण यह है कि हवाला के माध्यम से पैसा हैदराबाद से राउट होके भारत के कुछ शहरों में जाता है, वहाँ से दुबई जाता है, दुबई में कुछ अधिकारी हैं, वो 3-4 हैं, वो पूरा फंड मैनेजमेंट करते हैं, वहाँ से जाता है लंदन और वो क्रिप्टो में जाता है। फिर भी कुछ एक बहुत बड़े हैंडसम नेता हैं, उनके नाम पे भी मैंने सुना कि 100 बीघा ज़मीन गोवा में उनके ड्राइवर के नाम, ड्राइवर के बेटी के नाम, भतीजे के नाम, और ये सब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल इन्फो है जो उनके साथ काम करने वाले लोगों से मेरे तक आई है। मनी ट्रेल स्टैब्लिश क्यों नहीं? इतने घोटाले जब सबसे पहली बात तो अजीत जी, किसी कोर्ट ने नहीं बोला कि मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। किसी भी कोर्ट ने नहीं बोला कि मनी ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। उसमें क्रिप्टो का एंगल भी है, वो भी सामने आ जाएगा। और उसके अलावा भी इनके विधायकों के और मंत्रियों के आज से 5 साल बाद पहले कैसे रहते थे और आज कैसे रहते हैं, वही देख के जनता को पता है। मनी ट्रेल पहले कैसे घर में रहते थे, आज कैसे घर में रह रहे हैं, पहले कौन सी गाड़ी में चलते थे, आज कौन सी गाड़ी में चल रहे हैं, पहले कैसे कपड़े पहनते थे, आज कैसे कपड़े पहन रहे हैं, पहले तुम्हारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते थे, आज कहाँ पे पहुँच गए हैं, कहाँ से सबके बच्चे विदेशों में पढ़ने पहुँच गए। जो कि ऑटो में चलते थे उनके पास 32-32 गाड़ियाँ आ गई हैं, सबके बड़े बड़े बंगले बन गए हैं, एक एक विधायक के, एक एक मंत्री के। दिल्ली के लोग देख नहीं रहे, मनी ट्रेल पूरी तरह एस्टेब्लिश है, लोगों को सामने से दिख रहा है पैसा। क्योंकि खाली पैसा लूटा नहीं है, वो पैसे को बड़ी ही वल्गैरिटी के साथ इन्होंने शो ऑफ भी किया है सब लोगों ने। चाहे वो आज आप केजरीवाल का
पूरा काफिला देख लो, चाहे आप राघव चड्ढा का काफिला देख लो, चाहे आप मनीष सिसोदिया का लाइफ स्टाइल देख लो, पहले इनके जीवन जीने का जो तरीका था और आज का जीवन जीने का तरीका, वो ज़मीन आसमान का अंतर सबको दिखाई दे रहा है। कौन से होटलों में तुम बैठने लगे हो, कौन से अस्पतालों में तुम अपने घर वालों का इलाज कराने जाने लगे हो, वो दिल्ली की जनता देख रही है। उनको सामने से व्यक्ति ईमानदार है या भ्रष्टाचार है, या उसके जीवन जीने के तरीके से पता लग जाता है, उसके उठने बैठने से पता लग जाता है, उसके आसपास के 4 लोग पहले कौन थे और आज कौन है उसके आसपास के 4 लोग, उसको देखने से पता लग जाता है। तो ये खाली कुछ पत्रकारों की बातें हैं जी, मनी ट्रेल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सबको सब कुछ पता है। आज भी आप केवल बेल पे बाहर हो, क्योंकि ट्रायल चल रहा है, बेल मिलती है जब ट्रायल चल रहा होता है, चार्ज शीटेड हो। एक भी व्यक्ति ने जो चार्ज शीटेड नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है जो आरोप मुक्त हो गया। वो कह रहे हैं कि 2 साल बाद मनी ट्रेल नहीं मिला, मैं कह रहा हूँ 2 साल बाद आरोप मुक्त क्यों नहीं हुए? 2 साल कोई छोटा काम समय तो नहीं होता आरोप मुक्त होने के लिए, और देश के सबसे बड़े वकील खड़े हैं तुम्हारे साथ, आरोप मुक्त क्यों नहीं हुए 2 साल बाद अगर बेदाग हो तो? इसका मतलब कि जनता को दिखाई दे रहा है और उसी का आक्रोश है। कल जो है पिनाए हुए मुझे दिखे केजरीवाल जी, लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रवेश जी जो है, वर्मा जी, वो क्या वोट खरीद रहे हैं, जबकि मेरा मानना है जब आप ईवीएम हैक कर सकते हो तो वोट आप लोग क्यों खरीद रहे हो, ये बताइए। ये इतना बिलबिलाए क्यों है इस बात को लेकर के? केजरीवाल नई दिल्ली हार रहे हैं, और कल से जो उनका रिएक्शन है, कल और आज, कल उन्होंने प्रवेश वर्मा पे कम से कम 25 ट्वीट किया, और ट्वीट की भाषा बहुत घटिया थी। उन्होंने साफ सिंह वर्मा के बेटे को देशद्रोही बोल दिया, मतलब खाली क्योंकि वो तुम्हारी विधानसभा में आके खड़े हैं और तुम्हारी विधानसभा के वोटर उनके घर में पहुंच रहे हैं, वहाँ पे एक भीड़ दिखाई दे रही है, तो तुम देशद्रोही बोल दोगे? क्या उन्होंने सेना के ऊपर सवाल उठाया? क्या उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दिया? क्या उन्होंने ये बोला कि मैं शाहीन बाग के साथ हूँ? ऐसा कौन सा पाप उन्होंने कर दिया? क्या उन्होंने कश्मीरी पंडितों के अत्याचार के ऊपर विधानसभा में बदतमीजी से हंसे? क्या उन्होंने किया जो वो देशद्रोही हो गए? और ये सारे मानकों पे खुद को तोल लो। तो मेरा ये मानना है कि क्यों केजरीवाल का ये रिएक्शन है, क्योंकि केजरीवाल का इंटरनल सर्वे है, वो 9% वोटों से नई दिल्ली में पीछे चल रहा है भाजपा से, और 9% का गैप कोई भी सिटिंग सरकार जो है वो चुनाव के 2 महीने में बदल नहीं सकती है। नई दिल्ली में चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दलित हो या अपर कास्ट हो, सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट काम करने वाला व्यक्ति हो, लड़की हो, यूथ हो, जो भी कोई है, वो सभी एक ही बात बोल रहे हैं, केजरीवाल तो आए ही नहीं, केजरीवाल ने तो कोई काम किया ही नहीं, हमारे इलाके में तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमारा देश की राजधानी में पार्लियामेंट के सामने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें गंदा पानी आ रहा है। तो इसका जो गुस्सा है लोगों के अंदर, वहाँ के वाल्मीकि समाज के अंदर भी गुस्सा है, वहाँ की महिलाओं के अंदर भी गुस्सा है, वहाँ के यूथ, ये गुस्सा है जो केजरीवाल आज फड़फड़ाया हुआ है। ये तो लेकिन गलत बात है कपिल जी, आपने 1-2 साल उसको आदमी को जेल में डाल दिया और बोल रहे हैं कि आया नहीं मिलने, कैसे मिलने जाएगा? नहीं तो खाली वो केजरीवाल तो 6 महीने जेल में रहे हैं, पहली बात। चिट्ठी लिखा करते थे। दूसरी बात ये है कि 6 महीने से पहले और 6 महीने के बाद नई दिल्ली इतनी बड़ी विधानसभा नहीं है। नई दिल्ली अगर आप चाहो तो 2 दिन में पूरी विधानसभा घूम लोगे, मतलब एक गली, ऐसे तो आप 2 घंटे में ही घूम लोगे। छोटा क्षेत्र है, एक चुना हुआ इलाका है, आपकी वहाँ की जनता ने आपको 10 साल से नहीं देखा कि कौन है हमारा एमएलए। और आज जब एक आदमी आया, अभी तो 2 ही दिन हुए ना, 2-3 दिन प्रवेश वर्मा को, 2-3 दिन में आपकी ऐसी हालत खराब हो गई, प्रवेश वर्मा ये है, प्रवेश वर्मा वो है, प्रवेश वर्मा ने ये कर दिया, क्या प्रवेश वर्मा को सीएम बनते देखना चाहोगे, क्या ये करना चाहोगे? फिर आज दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि संदीप दीक्षित को भाजपा खड़ा कर रही है। अरे शीला दीक्षित के जूतों में डाल तो तुम गए थे पीने, अभी लोकसभा चुनाव तुमने दोनों ने साथ चढ़ा है। कांग्रेस के कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, दोनों एक साथ मंच में खड़े होकर वोट मांग रहे थे। केजरीवाल कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा था, कांग्रेस केजरीवाल के लिए वोट मांग रही थी, और आज तुम कह रहे हो कि बीजेपी ने कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा कर दिया। संदीप, तो ये इससे बड़ी अभी संजय सिंह का वीडियो अभी 1 महीने पहले का सोनिया गांधी के पैरों में बैठा हुआ नारे लगा रहा था, वो तो सारे देश के सामने है ना। संसद भवन में सोनिया गांधी ऊपर चेयर पे बैठी है, नीचे तलवों के ऊपर संजय सिंह पड़ा हुआ है और उसमें नारे लगा रहा है, राघव चड्ढा पीछे पीछे घूम रहा है। ये तो सारे देश ने देखा है कि आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस के सामने दरी की तरह बिछे हुए थे, और आज कह रहे हो जी ये कांग्रेस तो भाजपा से मिल गई, इसको इंडिया गठबंधन से बाहर कर दो। ये तो वही वाली बात है, वो जो बैलगाड़ी के नीचे डॉगी चल रहा होता है तो उसको लगता है कि ये बैल हटा दो, मैं ही चला लूंगा। तो इस प्रकार की बातें ये क्या प्रूव करती है? आज की आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रही है नई दिल्ली में संदीप दीक्षित क्यों आ गया, यहाँ पे तुम्हारे फरहाद सूरी क्यों आ गया जंगपुरा में, ये तो बीजेपी ने भेजा है। तो ये दोनों सीटों पे कैंडिडेट कौन है? एक पे मनीष, एक में अरविंद। यानी आज तुम इतने भी कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मनीष और अरविंद अपनी सीट जीत जाएंगे, जो आपको लग रहा है भाजपा ने कांग्रेस को खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने भाजपा को खड़ा कर दिया।
आप दिल्ली सरकार में कोई नशा मुक्ति मंत्रालय है या नहीं? तिहाड़ में है, तिहाड़ में है? तिहाड़ में है और ये फाइनली इनकी डेस्टिनेशन है, उसी दिशा में जा रहे हैं। मुझे क्योंकि जिस तरह का बयान आ रहा है मुझे लग रहा है कुछ चीज का सेवन तो अवश्य कर रहे नहीं, हैं। भाजपा कांग्रेस मिल गई है, मतलब जिसके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार भी बना चुके हैं साथ हाँ, में और चुनाव भी लड़ चुके हैं साथ में, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार दिल्ली में खड़ा कर रही है। और उससे एक दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि ये तो कुछ नहीं है, हम तो पूरी दिल्ली जीत रहे हैं। अबे जब कुछ है ही नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ रही है? तो देखिए, समझने वाला समझ रहा है, ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि सरकार जा रही है, जनता में आक्रोश है, इसीलिए रोज नया आरोप, रोज ये बेचैनी केजरीवाल ने पहले कभी नहीं देखी, ये पैनिक है। और वो चेहरे पे भी दिख रहा है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिख रहा है, वो उनकी बदतमीजी से भरी हुई भाषा में भी दिख रहा है, और उनके पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है। अभी एक उसी इंटरव्यू में न्यूज़ 24 वाले मानक जी वाले में उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार का एक काम गिनवा जो दिल्ली में किया है, आप 2-4 काम गिनवाइए दिल्ली में जो नहीं। सबसे पहली बात तो देखिए, ये ट्रैप है। ये चुनाव किसका है? विधानसभा का चुनाव है। हाँ, विधानसभा के चुनाव में सवाल के जवाब कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा ना। भाई तू अपना काम बता ना। केंद्र सरकार के काम तो सारी दिल्ली देख रही है, G20 सबने देखा है, जो हमारी प्रगति मैदान की टनल है वो सबने देखी है, हमारा आउटर जो दोनों हमारे रिंग रोड बने हैं वो सबने देखे हैं, इसके बाद यशोभूमि सबने देखी है, दिल्ली मेट्रो सबने देखा है, केंद्र सरकार के अस्पताल आज भी पूरी दिल्ली को कैटर कर रहे हैं, आज भी आपका आधे से ज़्यादा बजट केंद्र सरकार दे रही है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली में केंद्र सरकार, क्योंकि ये राजधानी है, यहाँ पर 50% से ज़्यादा जो काम केंद्र सरकार के अंदर किया जाता है वो चल ही रहा है, और वो बदलाव दिखाई भी दे रहा है। इसीलिए आपको NDMC के एरिया में बदलाव दिखाई देगा, जहाँ पे केंद्र सरकार कुछ कर सकती है। आपको आउटर में दिल्ली के बाहर के जो रिंग रोड है वो दिखाई देगा। अभी ये जो पूरा हाईवे ईस्टर्नल वेस्टर्नल पेरिफेरल, और उसके बाद जो द्वारका का जो हाईवे बना है, और इसके बाद ये जो देहरादून जाने वाला हाईवे है जिसको अब इनॉग्रेट करने वाले हैं, मेट्रो के सारे जो फेज़ हैं सब केंद्र सरकार का है। मैं ये कहता हूँ भाई तू अपना बता ना, सारी चीज़ें छोड़, तू एक रोड बता दे दिल्ली में जो बनाई है पिछले 10 साल में। आज दिल्ली के अंदर जो बनी हुई सड़कें वो भी रिपेयर नहीं हो रही, सड़कों के किनारे जो पेंट होता है वो तक नहीं हो रहा। आज इसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है? सड़कों के किनारे पेंट करने का, रोड को रिपेयर करने का तो हर साल का बजट है ना, किसकी जेब में चला गया? कैसे दिल्ली में 10-10 साल से सड़कें तक नहीं रिपेयर हुई, फ्लाईओवर नहीं बने, एक कॉलेज आपने नहीं बनाया पिछले 10 सालों में। आपने 20 कॉलेज बनाने का जो प्रॉमिस किया था, एक नया कॉलेज नहीं है, कहीं पे आप स्कूल नहीं बना पाए, जो आप कमरे बना रहे हो कुछ कच्चे बच्चे पट्टियाँ लगा के, लेकिन नए स्कूल कहाँ हैं दिल्ली के अंदर? ऐसे शहर चलते हैं क्या? कोई नए स्टेडियम बने हो? कुछ नहीं। तो केजरीवाल को इस वक्त अपने सरकार के 10 सालों का हिसाब किताब देना है, और ये हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, वो कितना भी बच के भाग ले, बताना पड़ेगा कि भाई ये सारा पैसा कहाँ गया और काम क्यों नहीं हुआ। कांग्रेस को आप दोनों ही, मतलब भाजपा आम आदमी, कोई कंपटीटर जो है उस टाइप से कंसिडर नहीं कर रहे हैं। 10 साल से लगभग वो शून्य के ही आसपास जो बेचारे घूम रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये लोग अब थोड़ा फ्रंट फुट पे खेलेंगे आने वाले समय में? क्योंकि नहीं, देखिए, फ्रंट फुट पे खेलने का मतलब अगर दिल्ली दंगा के आरोपी इस जहाँ को टिकट देना फ्रंट फुट पे खेलना है, तो इस पे तो कांग्रेस मुंह की खाएगी। राहुल गांधी को तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ईश्वर जहाँ को टिकट देना मत, वरना ये दिल्ली की जनता ऑलरेडी आप पे शक कर रही है कि आप हिंदूद्रोही हो। और अब अगर इस तरह का कोई टिकट दिया जाता है, अभी ओवैसी ने ताहिर हुसैन को टिकट दिया है, शाहरुख पठान को टिकट देने की बात चल रही है, इशरत जहाँ के बारे में कांग्रेस के अंदर से ही खबर लीक की गई कि राहुल गांधी इशरत जहाँ को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ये फ्रंट फुट पे खेलना नहीं है, ये दिल्ली के घावों पर नमक लगाने वाली बात है, खासतौर पर हिंदुओं के घावों पर। इसको तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोग इतने, मतलब मुझे लग रहा है भाजपा बहुत ज़्यादा डरी हुई है ना। आप प्रत्याशी का लिस्ट जो है वो रिलीज कर रहे हो ना, मैनिफेस्टो आपका आ रहा है, और मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। बिना मुख्यमंत्री के तो भाजपा आज तक एक भी चुनाव जीती नहीं है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, अभी तो हम राजस्थान ही जीते हैं, जो उसमें हमने कोई केजरीवाल न्यूज नहीं देखते डिक्लेयर। केजरीवाल को अपना चेहरा देखने से फुर्सत। भाई मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बता दे कौन है। आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है? केजरीवाल तो बन ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, वरना आज भी होते। सिंपल सी बात है, अगर केजरीवाल चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बन सकता है तो आज बन के दिखा दे। आज तो 62-63 MLA है ना, बन के दिखा। इसका मतलब आप बन ही नहीं सकते, और आतिशी टेम्परेरी है, ये आपने खुद बोला है। तो आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? और भारतीय जनता पार्टी किसी भी जहाँ पे ऑलरेडी मुख्यमंत्री नहीं होता है, वहाँ कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करके चुनाव ना पहले लड़ा है, ना आगे कभी लड़ेगी, ना दिल्ली में लड़ेगी। मुख्यमंत्री बाद में ही चुना जाएगा,
ये निश्चित है। लेकिन भारतीय, और जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात है, मैनिफेस्टो हमारा आने वाला है, पर उससे पहले मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक बात बता देता हूँ, घोषणा पत्र तो हमारा आएगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो कंटिन्यूटी की चीज़ है। जैसे कि किसी सरकार पे कोई कर्जा है, अगली सरकार आएगी तो वो कर्जा उस सरकार के ऊपर भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो सरकार कहेगी ये तो पिछली सरकार का कर्जा था, खत्म हो गया। ऐसे ही किसी सरकार की कोई योजना है तो अगली सरकार आती है तो वो कंटिन्यूटी है। तो आपका ये जो बिजली है, आपका ये जो पानी है, चाहे डीटीसी है, ये कंटिन्यूटी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, 200 की जगह 300 यूनिट कर सकते हैं बिजली। पानी 20,000 लीटर की जगह ये इंश्योर करके कि 40,000 लीटर मिले और साफ मिले, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। डीटीसी महिलाओं के लिए फ्री है, लेकिन बसें भी हों, खाली कागज़ पे फ्री ना हो, बसें भी हों, तो इसके ऊपर भाजपा काम करेगी। लेकिन ये तीनों स्कीम कहीं जाने नहीं वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, पिछली सरकार की योजना हमेशा कंटिन्यू होती हैं, कोई भी डिसकंटिन्यू नहीं करता। प्लस आयुष्मान योजना जो कि आपने रोकी हुई है दिल्ली के अंदर, जिस दिन सरकार बनेगी अगले दिन लागू हो जाएगी, क्योंकि वो तो खाली मुख्यमंत्री को कहना है कि ये योजना इस राज्य में लागू होती है। और पांचवी चीज़ लाडली योजना, हमने मध्य प्रदेश में डिलीवर करके दिखाया, छत्तीसगढ़ में डिलीवर करके दिखाया, हरियाणा में डिलीवर कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ट्रैक है, महाराष्ट्र में डिलीवर किया है कि हम आयुष्मान योजना और लाडली योजना को डिलीवर करते हैं। वो लाडली दिल्ली के लोगों को मिलनी चाहिए और वो लाडली योजना हम लेकर आएंगे। तो ये 5 चीज़ें तो मैनिफेस्टो आने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके साथ जो धोखा हुआ है वो न्याय भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करेगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, इस शहर का गंदा पानी, टूटी सड़कें, जहरीली हवा, काली यमुना, इसका इलाज अब तभी हो सकता है जब ये आपस में लड़ाई झगड़ा बंद हो। ऐसे लोग हैं जो जिन्हें लड़ना ना पड़े। मोदी जी का एक विजन है, दिल्ली में कोई ऐसी सरकार हो, दोनों मिलकर, अब ये ना हो फिर अगले दिन सुबह उठ के बोलेगा मोदी काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा। कब तक ये चलेगा? 10 साल से तो यही तमाशा, सबको पता है। आम आदमी पार्टी आएगी तो और 5 साल लड़ाई होगी। ये लड़ाई रुके और काम हो, दिल्ली अब आगे बढ़े, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी लेके जाएगी। इस पे थोड़ा सा मतलब मैं यह समझता हूँ कि अभी फ्रीवीज देना मतलब नहीं देना एक विकल्प नहीं है किसी भी पार्टी के पास, सबको ये करना पड़ता है, ये एक परिस्थिति है। लेकिन फिर दूसरा पार्टी विथ ए डिफरेंस की भी जब हम बात करते हैं, एक प्रश्न आपसे भी पूछा जाएगा कि फंड कहाँ से आएगा, कौन देगा, पैसा कौन देगा इसके लिए? नहीं, मैं तो इसमें आपको बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि पहली बात तो ये, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चल रहे होते, फंड आज भी एक्स्ट्रा होता। आज जो दिल्ली जल बोर्ड के पास तनख्वाह नहीं आ पा रही है या कुछ भी नहीं आ पा रहा है, वो खाली इसीलिए ना कि आप रोज़ रोज़ लड़ाई कर रहे हो। अब 2 फाइल भी आप ठीक से चला नहीं सकते। अगर एक बार कोई ऐसी सरकार आती है जो सेंटर के साथ ठीक से काम करती है तो, और आयुष्मान का फंड तो ऑलरेडी है, आप यूज़ ही नहीं कर रहे, आयुष्मान के लिए कोई फंड की जरूरत नहीं है। लाडली हमने डिलीवर करी है, इसका मतलब हमें पता है कि गवर्नमेंट, राज्य सरकारों का लाडली जैसी योजना के लिए फंड कहाँ से आता है, हम ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं देश के 4-5 राज्यों के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस है कि लाडली जैसी योजना डिलीवर कैसे की जाती है। तो इसीलिए ये कोई चुनौती नहीं है भाजपा के लिए इसको लागू करना। ये चुनौती उनके लिए है जिनको साथ में अपने घर भी भरने हो, शीश महल भी बनाना हो। तब आपको लगता है कि आपने फ्री भी तो दे दी, लेकिन अब मैं सड़क नहीं बनाऊंगा, अब मैं फ्लाईओवर नहीं बनाऊंगा, अब सड़कें ऐसी टूटी रहने दो, अब मैं पानी साफ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने तो बिजली फ्री दे दी। ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल नहीं है। और फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, रोज उठ के आप प्रधानमंत्री को गाली दो, ऐसे शहर आगे नहीं चलता। एक ऐसी गवर्नमेंट हो जहाँ पर रोज पीएम की और सीएम की ये जो सीएम उठे और खाली पीएम से लड़ने के लिए ही पूरा दिन बिता दे, ये जिस दिन रुकेगा, दिल्ली राजधानी है, मुझे नहीं लगता कोई भी देश की सरकार राजधानी के लिए पैसों की कमी होने देगी, बशर्ते कि वहाँ पे कम से कम कोई काम करने की नीयत वाला व्यक्ति तो हो। मुख्यमंत्री खुद ही डिपार्टमेंट लेके नहीं बैठा तो शहर कैसे आगे चलेगा? एक प्रश्न भाजपा के मीडिया मैनेजमेंट पे भी उठता रहा है कि एक तरफ केजरीवाल है, वो हर दिन एक इंटरव्यू दे रहा है, और अभी आपने ही कहा कि केजरीवाल को लेकर के या दिल्ली सरकार को लेकर कोई भी नकारात्मक यदि समाचार होता है तो उसको कवरेज तो मिलती है, लेकिन उस तरह से नहीं मिलती है जिस तरह से मिलनी चाहिए। भाजपा के पास 85% जो है पूरे देश का उसकी सत्ता है, उसके पास यदि मैं उस शब्द का प्रयोग करना चाहूँ कि आर्म ट्विस्टिंग कैपेबिलिटी भी है, मीडिया वाले कहे कि हम तुमको ऐड नहीं देंगे, हम चल लें, वहाँ पे आप लोग का मतलब नहीं। देखिए, आर्म ट्विस्टिंग कैपेबिलिटी होना एक बात है और आर्म ट्विस्टिंग करना दूसरी बात है। भाजपा नहीं करेगी। और केजरीवाल का लेवल ये है कि अगर एक रिपोर्टर ने केजरीवाल की टूटी सड़क भी दिखा दी तो वो चैनल के मालिक को फ़ोन करके बोल रहा है कि इस रिपोर्टर को नौकरी से निकाल दो। न जाने कितने पत्रकारों की नौकरी ख़त्म कर दी।
अखबार में कितने पत्रकार ऐसे हैं, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, जिनका नौकरी से हटवा दिया गया, अखबार का विज्ञापन बंद कर दूंगा, मैं ये धमकी दे दूंगा। ये बीजेपी नहीं करने वाली। और ये बात सच है कि दिल्ली में, देश में इस वक्त जो मीडिया है उसको केजरीवाल ने बोला है शीश महल वर्ड ही नहीं आना चाहिए न्यूज़ में, और कोई चैनल शीश महल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, वरना वो पैसा बंद कर देगा केजरीवाल। जैसे ही कोई चैनल का एंकर या कोई चैनल का पत्रकार शीश महल बोलेगा उसी वक्त उसका पैसा बंद हो जाएगा। ये केजरीवाल ने ऑर्डर दिया हुआ है। पंजाब की सरकार का फंड भी लगा रखा है, दिल्ली की सरकार का फंड भी लगा रखा है। सवाल भी वही बता रहा है कि भाई मुझसे ये सवाल पूछो, और जवाब भी फिक्स है, और वो फिक्स आपको सारे चैनलों पे दिखाई दे जाएगा कि सवाल सेम पूछा जा रहा है, जवाब सेम दिया जा रहा है, सवाल सेम। लेकिन कोई पत्रकार उससे ये नहीं पूछ रहा गंदा पानी क्यों आ रहा है, कोई पत्रकार ये नहीं पूछ रहा भाई टूटी सड़क कैसे है, भाई ये यमुना अभी तक काली क्यों है, तुमने तो बोला कि 8,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, तो 8,000 करोड़ रुपए गए कहाँ? यमुना अभी तक कैसे, हर छठ में हमारे माता बहनों को बैन लग जाता है यमुना पे छठ पूजा करने के लिए। तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसको चंद पैसे में बिकना बोलो या घुटने टेक देना बोलो या डर जाना बोलो, केजरीवाल के सामने आज देश के लगभग सारे चैनल, लगभग सारे चैनल वो ये सोच रहे हैं कि 1.5-2 महीने जो पैसा दे सकता है वो पैसा इससे ले लो और इसके मर्जी की न्यूज़ दिखा दो, इसके मर्जी के इंटरव्यू दिखा दो। उसके बावजूद भी जो दिल्ली का सच है वो छुप नहीं पा रहा। तो कैमरा लेके जा भी रहा है कोई चैनल का पत्रकार और झूठे सवाल भी पूछ रहा है, वो आर्टिफिशियल मैनेज भी कर रहा है, वो यहाँ तक कि जवाब देने वाले भी सारे चैनलों पे सेम चेहरे दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सच की आवाज़ आई जा रही है। उसके बाद भी कोई ना कोई कह ही रहा है कि भैया काम तो कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है मीडिया मैनेज करके देश में कोई चुनाव नहीं, अगर मीडिया मैनेज से चुनाव जीत रहे होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी बनते ही नहीं, पूरा मीडिया देश का उनके खिलाफ था। तो और केजरीवाल को ये बात समझनी चाहिए कि आप चैनल को खरीद लोगे, आप अखबारों के ऊपर पैसे डाल के दबाव डाला, आर्म ट्विस्टिंग कर लोगे, जनता के मुंह पे थोड़ी ताला लगा दोगे। जनता तो अपनी पीड़ा देख रही है, सुन रही है, और जनता को पता है कि इस वक्त टीवी पे तो दिखाया जा रहा है वो झूठा है, वो क्रिएटेड है, और उसके पीछे का सच, जिसकी गली में पानी गंदा सीवर का भरा हुआ है, टीवी पे उसको तुम कितनी भी सुंदर सुंदर इंटरव्यू दे दो, वो जब घर से बाहर निकलेगा वो केजरीवाल को 4 गाली देगा ही देगा। दिल्ली में कभी दलित राजनीति हुई नहीं थी। मतलब मैं पिछले 20 वर्षों से हूँ यहाँ पे, और कभी भी इतने चुनाव में दलित राजनीति हमने, इनफैक्ट कॉलेज लेवल पे भी दलित राजनीति ने, कॉलेज लेवल पे भी ग्रुप्स होते हैं, जाटों का हो गया, बिहारियों का हो गया, यूपी वालों का हो गया, इस तरह से चलता है कॉलेज चुनाव में भी। अभी क्या है, एक वीडियो में चलाना चाहूँगा। आपकी सरकार पिछले 10-11 सालों से है यहाँ पे, तो आप लोगों ने क्या किया है इस समाज के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हमने बहुत कुछ किया है। बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश क्या था? मेरा एक सवाल आपसे यही है कि 10 साल तक आपका कार्यकाल रहा, आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने दलितों के लिए क्या क्या काम किए? बाबा साहब का सबसे बड़ा संदेश क्या था? आपकी सरकार, आप 10 साल रहे हैं अभी मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, आपने क्या किया है दलित समाज के लिए 10 सालों में? सबसे बड़ा काम किया जो बाबा साहब का संदेश है। बीते 10 सालों में आपने दिल्ली की शक्ल बदल दी है। शिक्षा में हो, महिलाओं की बात हो, यात्रा की बात हो, आपने पूरी शक्ल बदली है। लेकिन इसके बीच एक सवाल बार बार कुरेदा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने दलितों के लिए क्या किया है? बाबा साहब के जीवन का सबसे बड़ा संदेश क्या है? अब इस वीडियो में दलित को लेकर कि 10 वर्षों से आपने दलित के लिए क्या किया, ऑब्वियसली वो दिख रहा है। जिस तरह का क्वेश्चन भी सारे चारों ने सेम ही पूछा, और उत्तर भी कि अंबेडकर जी का एक सपना था। एक नीले रंग की ऐड आई थी, आपने देखा था, वो ब्लू रंग का एक ऐड आया था छात्रवृत्ति योजना को लेकर के, और उस पर किसी ने RTI लगाया तो पता चला कि टोटल 5 दलित इन्हें मिले, जिन्हें इन्होंने 5 साल में 5 मिले हैं। पाँच हाँ, मिले हाँ। हैं। और उसको दोबारा इन्होंने अभी दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केजरीवाल ने बोला मैं दलितों के लिए एक नई योजना ला, क्योंकि उसे पता था पिछली लागू ही नहीं करी तो किसी को याद ही नहीं होगी। लेकिन सेम योजना आपने 5 साल पहले लागू की, आपने 5 साल में 5 दलितों को दिया, लेकिन उसका विज्ञापन कितने का किया? एक दूसरी RTI भी है। आपने 5 दलितों को जो लगभग 1.5 लाख रुपए के हिसाब से कुछ 7-8 लाख रुपए आपने खर्च किया। 5-5 लाख करके 25 लाख था, लेकिन उसके विज्ञापन 73 लाख रुपए के हैं। हाँ 73 लाख रुपए का आपने विज्ञापन कर दिया, और उसके बाद आप कह रहे हो अब दोबारा में एक ऐसी स्कीम। तो आपने अब ये अंबेडकर जी का सपना पूरा किया। अंबेडकर ने कहा था कि अंबेडकर जी का सपना है, नीले रंग का ऐड छपवा दिया, और क्या चाहिए? नहीं, तो बाबा साहब ने ये कहा था कि 5 साल में 5 दलित। ये तो टोकन भी नहीं हुआ, दिखावा भी नहीं हुआ, शो ऑफ भी नहीं हुआ। एक और बात कि ये कौन सा विदेशी, और आप दलितों को मूर्ख समझते हैं क्या? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से कि केजरीवाल जी, आप दलितों को मूर्ख समझते हैं? आपको ये लगता है कि क्योंकि वो दलित है तो वो देख नहीं पा रहा कि तुमने क्या चोरी करी है, क्या बेईमानी करी है? नहीं, 5 लाख रुपए में किस विदेश में कौन सी डिग्री मिल रही है भाई? और उसके बाद दूसरी बात, आम आदमी पार्टी में जितने भी दलित मंत्री थे उनके साथ क्या किया गया?
आम आदमी पार्टी में आप राजकुमार आनंद से जाके बात कर लो, आप राजेंद्र पाल गौतम से बात कर लो। मैं राजेंद्र पाल गौतम का घोर विरोधी हूँ, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, लेकिन केजरीवाल से क्या पंगा हुआ? केजरीवाल के तो बिल्कुल पाले हुए आदमी थे वो। तो उसके उन दोनों के बीच की जो लड़ाई है, या संदीप कुमार की और केजरीवाल की जो लड़ाई है, संदीप कुमार के खिलाफ केस लगा तो दलित है तो मंत्री पद से हटा दिया, और किसी और के खिलाफ केस लगा तो उसको कंटिन्यू मंत्री पद पे रखा। तो वहाँ पे आपको दलित के प्रति आपका प्रेम कहाँ चला गया? तो आपकी जो हमारा एससी का फंड था दिल्ली सरकार का, जो दलित इलाकों में खास तौर पे लगाए जाने के लिए स्पेशली क्रिएटेड फंड है, वो खर्च क्यों नहीं कर पाए आप? ये तो इलाके भी डिसाइडेड हैं जहाँ पे वो फंड खर्च होना है, उसी के लिए स्पेशल फंड मौजूद है। डीएम के पास उसकी पावर होती है, केजरीवाल सरकार को खर्च करना था, क्यों नहीं खर्च किया गया वो फंड? दलितों के संबंधित अगर मुद्दों के ऊपर सच में गंभीरता से चर्चा की जाए तो दिल्ली के दलितों के साथ सबसे बड़ा अन्याय पिछले 10 सालों में ही हुआ है, और वो उनको मालूम है, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो या जाटो समाज हो, कोई भी समाज हो, वो सबको मालूम है। और इसी के कारण आज इनको ये नीला नीला विज्ञापन और ये सब देना पड़ रहा है कि शायद दोबारा से मैं बेवकूफ़ बना लूँगा, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। दिल्ली की समस्याओं की आप लोग बात जो कर रहे हैं ना, उसमें हमने देखा है कि सबसे बढ़िया क्वालिटी की वीडियो अगर कोई बना रही है तो स्वाति मालीवाल जी बना कर आ रही हैं। उनका क्या एंगल है, मतलब कितना लाभ आप लोग को, कुछ लाभ हो रहा है भाजपा को उससे? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो भाजपा को लाभ हो या ना हो ये तो बहुत बात की बात है। मुख्यमंत्री के घर पे एक महिला को, राज्यसभा सांसद को मारा जाता है, लातों से मारा जाता है, गिरा के जूतों से कुचला जाता है, और उसके बाद अपमानित करके निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन मारने वाले आदमी को मुख्यमंत्री अपने साथ खड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसको पंजाब में बड़े बड़े पदों पे रखा जाता है, रिवॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जब वो आदमी जिसने स्वाति मालीवाल को मारा वो जेल से बाहर आता है तो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ट्वीट करती है कि आज बहुत सुकून भरा दिन है, उस आदमी की फ़ोटो डालकर ट्वीट करती है। तो मेरे को नहीं लगता इससे बड़ा पाप हुआ होगा कभी देश में, कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री के घर में। कोई साधारण महिला को किसी पुलिस वाले ने मारा पीटा धक्का दिया नहीं, राज्यसभा की सांसद को मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में बहुत ही बेदर्दी के साथ मारा गया। उसको शब्दों में कोई, मतलब कोई भी बहन बेटी सुन रही हो, लोग सुन रहे हो, कल्पना करें कि आप अपने ही किसी व्यक्ति के जिसके साथ आपके वर्षों के संबंध हैं, आप उसके घर में गए और इस प्रकार का व्यवहार आपके साथ अगर होता है तो इसकी जो पीड़ा है, इसका कोई और शब्द, ये शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है, पीड़ा जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ है। और स्वाति मालीवाल जो बोल रही हैं वो ऑन कैमरा बोल रही है, सबूतों के साथ बोल रही है, भाई तेरी सड़कें तो कहीं बनी नहीं है, अस्पतालों में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मेरे को लगता है कि व्यक्तिगत अपमान, उसका जो क्रोध है, उसका जो दर्द है, और साथ में दिल्ली का दर्द, इसको जो मिलाकर स्वाति मालीवाल प्रस्तुत कर रही है, इसीलिए वो दमदार है उनका बताना, और उसको लोग सुन भी रहे हैं। और डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है, आज तक वो स्वाति मालीवाल के द्वारा बोली गई किसी भी बात को उत्तर उनके द्वारा दे नहीं पाए हैं वो लोग। क्या पता चुनाव के बाद मिल जाए दोनों, एक तो ये भी आता है। नहीं, देखिए, मैं तो किसी की गारंटी तो ले नहीं सकते हम लोग, किसी के साथ क्या होगा। किसी ने ये भी नहीं, स्वाति मालीवाल ने तो ये भी सोचा होगा कि केजरीवाल उनकी पिटाई करवाएगा। सही बात है ना। तो कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन आज का सच तो ये है कि उनके साथ जो हुआ वो अन्याय था, और उसके बाद वो जो भी कर रही हैं वो समाज की अगर आवाज़ भी उठाएं अपने व्यक्तिगत अपमान के साथ साथ, तो इसके लिए तो बधाई की पात्र है कि खाली अपनी व्यक्तिगत पीड़ा की बात नहीं कर रही, वो साथ में दिल्ली की, और वो दिल्ली की राज्यसभा सांसद है, तो दिल्ली की पीड़ा की बात उन्हें वैसे भी करनी चाहिए, बाकी राज्यसभा सांसदों को भी करनी चाहिए, पता नहीं कहाँ छुपे हुए हैं। कम से कम चलो एक राज्यसभा सांसद कर रही है, जिसके लिए बधाई उनको। एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आया जिसमें केजरीवाल जी अपनी पुरानी जो रणनीति उनकी, अब जैसे कैलाश गहलोत जी आ गए इधर, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपने साथ वो डेटा भी लेकर के आए होंगे। आम आदमी पार्टी को जो छोड़ते हैं उनका हमने ये देखा है कि वो आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत अधिक, मतलब विशेष एक तरह से हो जाते हैं। ये हमें सिंधिया जी में या हिमांता जी में नहीं दिखा कि कांग्रेस पे अटैक करना है, करेंगे, लेकिन एक टोन व्यक्तिगत, होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ। इसमें जब उधर से आते हैं वो इतने त्रस्त होकर संभवतः आते हैं कि वो बहुत सारा, और चूंकि दिल्ली सरकार बहुत छोटी सरकार होती है, 7 ही मंत्री अलाउड है, तो उनको बहुत सारी जानकारी भी होगी। अब क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब भाजपा के पास ये आए और ये परिवहन मंत्रालय देख रहे थे, तो इस कारण से अब बोल रहे हैं कि बस को लेकर के छापा पड़ेगा, आतिशी को पकड़ लेंगे, हम पे रेड होगा। एक मैं वीडियो यहाँ पे चलाना चाहूँगा।
और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है, संजय सिंह पे रेड होगी, सौरभ भारद्वाज पे रेड होगी, सत्येंद्र जैन पे रेड होगी, आतिशी जी पे रेड होगी, हम सब पे रेड कराई जाएगी। ऐसा भी सुनने में आया, सूत्रों से पता चला कि ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फर्जी केस तैयार किया जा रहा है आतिशी जी के खिलाफ और इनका पूरा मकसद है कि ये किसी भी तरह से महिलाओं की फ्री बस योजना जो है वो रोकना चाहते हैं, वो बंद करवाना चाहते हैं ये लोग। यहाँ पे वो सारा ज्ञान दे रहे हैं कि हमको भी पकड़ लेगा, उसको भी जेल में डाल देगा, सबको जेल में। इसका काउंटर क्या है? यदि आप पकड़ेंगे तो बोलेगा हमें तो क्या करना है। केजरीवाल को पता होता है जेल कब जाने वाला है, 3 दिन पहले से चिल्लाता है। उसका कौन सा साथी जेल में जाएगा वो भी अगर चोरों के सरदार को नहीं पता होगा कौन सा चोर जेल जाएगा तो किसको पता होगा। तो केजरीवाल को पहले भी पता था कि भैया ये मेरा बंदा फंस गया, ये तो जाने वाला है, ये फंस गया, ये तो जाने वाला है। तो हम तो मानते हैं वो जो बोल रहा होगा वो फंस रही होगी कहीं पे, इसीलिए बोल रहा है जेल जाएगी। मुझे नहीं मालूम जाएगी कि नहीं जाएगी। मैं तो चाहता हूँ भैया एक ही महिला है, क्या है, और वो तो केजरीवाल के कहने पे चोरी करी होगी, जो भी करी होगी चोरी आतिशी ने भी। तो वो क्यों अकेली जेल जाए, फिर केजरीवाल भी जाए साथ में। लेकिन ये ऐसे निपटाता है अपने लोगों को। आज वो आतिशी को उसने पहले बोला टेम्परेरी सीएम है। क्यों बोला तूने टेम्परेरी सीएम है? अभी तो चुनाव चल ही रहा है ना, अभी तो वोट डला नहीं है। चुनाव के बाद तू तो बन नहीं सकता भाई, जो बनेगा वो बनेगा। ये टेम्परेरी है, ये बोलने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, अगले दिन आके कह रहा है ये घोटाले फंसने वाली है, जेल चली जाएगी। तो ये बीजेपी ने तो नहीं बोला ना, हमने आतिशी को टेम्परेरी बोला ना, हमने आतिशी जेल जाएगी बोला। ये दोनों बातें किसने बोली? ये तो तू किसकी खबर खोज रहा है भाई? अपने पार्टी के नेताओं को क्या बोल रहा है? आतिशी के साथ मत चले जाना। पहली बात तो ये टेम्परेरी है, दूसरी बात है जेल। तो ये उनका आपस का, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपस की बात है। और ये जो चोरों की बारात सस्ती है ना, ये तब बिखरती है जैसे आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं, क्योंकि सत्ता हाथ से जा रही है। तो ये कल ये भी सारे आपस में लड़ेंगे जब सत्ता हाथ से जाएगी। तो उसके लक्षण हैं, ये टूटने के, बिखरने के, डूबने के लक्षण हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सबको साइडलाइन, ये मुझे लग रहा है मनीष सिसोदिया को व्यवस्था में ढो रहा है ये आदमी। नहीं, ढो ही कहाँ रहा है अब तो। ये एजुकेशन, वो शेरनी का, ऊँटनी का, जो भी कुछ वो दूध बेच रहा है वो तो अवधोजा बेच रहा है। तो मनीष सिसोदिया के मॉडल की तो बात ही नहीं हो रही है। मनीष सिसोदिया तो चले गए हैं कि अल्लाह अकबर के नाम पे, मियाँ जी के नाम पे चुनाव जीतूंगा मैं, जला जाऊंगा। वहाँ पे घूम रहा है वो, वहाँ पे निजामुद्दीन की गलियों में कि मेरे को मुसलमान वोट देगा, कुन गा रहे हो। तो मनीष सिसोदिया का कोई काम था, मनीष सिसोदिया ने कोई डेवलपमेंट किया। मैं कह रहा हूँ मनीष सिसोदिया चुनाव हार भी रहा पड़पड़गंज से। सीट बदल के तो आपने बता ही दिया ना कि कुछ नहीं किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सीट तो तुम आज भी हारोगे। अवधोजा कौन सा जीत जाएगा? अवधोजा तो जितना मुंह खोलेगा और 4 सीटें हराएगा। मैं तो कहता हूँ अवधोजा के दिन में 5 इंटरव्यू होने चाहिए। तो वो तो भाई साहब किशन के अवतार से नीचे बात ही नहीं करते हैं ना। तो किशन जी का तो जन्म हुआ था ना जेल में, बिल्कुल। यहाँ तो अंत होने वाला है जेल में स्टोरी का। तो दोनों का कॉन्ट्रास्ट है। पर अवधोजा जी को जब आपने रिप्लेस कर दिया मनीष सिसोदिया को अवधोजा से, तो आपने मनीष सिसोदिया का लेवल खुद ही बता दिया क्या था। मतलब किससे रिप्लेस किया आपने? तो ये बात मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जी की जो भी दुर्गति होनी थी वो हो चुकी है। इससे ज़्यादा दुर्गति अभी जंगपुरा में होगी, क्योंकि जनता तो वहाँ पे कह रही है भाई एक तो यहाँ शराब के ठेके मत खोलियो। ये तो वहाँ का नॉर्मल वोटर कह रहा है तू आ तो गया भाई, चुनाव लड़ने ठेका नहीं खोलने देंगे। दूसरी बात है वो पूछ रहे भाई साहब वहाँ से भाग के क्यों आना पड़ा? अगर वहाँ पे इतना ही काम किया था तो यहाँ पे आना क्यों पड़ा? अपनी सीट से चुनाव जीत जाते, इतना ही काम किया था तो। और इसके अलावा जो आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि ये तो कांग्रेस वोट काटेगी, ये करेगी, इसका मतलब डर तो है ही उनको, तो वो दिखाई दे रहा है। अब अंत में मैं एक थोड़ा रैपिड फायर राउंड टाइप का करूंगा, जिसमें मैं कुछ शब्द बोलूंगा और उस पर आपके जो विचार हैं बोलते जाइएगा। सबसे पहला यमुना। देखिए, यमुना को लेके पीड़ा है मेरे मन में, क्योंकि मैंने भी यमुना नदी के मुद्दे पर कई सालों तक काम किया है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी सरकार थोड़ी सी भी नीयत साफ़ हो तो नदी को साफ़ करना, यमुना को, वो भी दिल्ली में तो केवल 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उन नालों को ट्रैप करके आप नदी में साफ़ पानी बहे, ये सुनिश्चित करें। इसके लिए 5 साल 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। छल किया गया है मैया के साथ, मोहल्ला क्लिनिक छल यमुना के छठी मैया की पूजा करने वालों के साथ भी किया गया है। और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे बड़ा स्कैम नहीं हो सकता कि आपने डिस्पेंसरी बनी हुई थी उनको नहीं चलाया, अस्पताल बने हुए थे उनको नहीं चलाया, आपने टीन के डब्बे खड़े किए,
उसमें प्राइवेट डॉक्टरों को आपने तनख्वाह देने की बात की, नकली मेडिकल टेस्ट कराए, उसके जो बिल आए हैं एक एक फ़ोन नंबर पे आपने 1,000 लोगों का नकली इलाज कराया, उसका पैसा भी खा गए। और आज वो भी दर्शनीय स्थल बना हुआ है, उसको दिखाते हैं लोग, ये खंडर पड़ा हुआ है मोहल्ला क्लिनिक का, ताले पड़े हुए हैं। बहुत बहुत बड़ा धोखा हुआ है दिल्ली के साथ। केजरीवाल कवच। नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं कि चीज़ क्या है, क्योंकि आप जिस चीज़ को उस नाम की कोई स्कीम ही नहीं है दिल्ली के अंदर। और पहली बात तो केजरीवाल किस चीज़ का कवच बनेगा? घोटालों का बनेगा कि शराब की दुकानों का कवच बनेगा कि गंदे पानी का कवच बनेगा कि गंदी यमुना के लिए कवच बनेगा? केजरीवाल क्या क्या कवच कराओगे आप केजरीवाल का नाम आगे करके? संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना, ये दोनों योजनाएं एग्जिस्ट नहीं करती। ये केजरीवाल की सरकार का खुद का पब्लिक नोटिफिकेशन है। तो केजरीवाल कवच उतना ही फेक है जितना वो फॉर्म फेक है जिस पे साइन कराए जा रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल फिर से बहुत पीड़ा, क्योंकि बहुत दिल्ली के सबसे गरीब तबके के बच्चे वहाँ जाते हैं। पहली बात तो उनको कमरे के नाम पर आपने कच्ची पट्टी वाले कमरे बना दिए। उसके बाद आप 9वीं और 11वीं में बच्चों को फेल कर रहे हो कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट ख़राब ना आए। उसके बाद आपके 60% स्कूलों में आज भी साइंस की पढ़ाई नहीं है। आप कह रहे हो मैं डॉक्टर और इंजीनियर बना रहा हूँ, बिना साइंस के डॉक्टर और इंजीनियर बना रहे हो आप। 80% स्कूलों में आज प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है आधे स्कूलों के अंदर, लैब नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। आप खाली 2-4 स्कूलों की फ़ोटो खींच के, जो कि ऑलरेडी दिल्ली में अच्छे से, मैं दिल्ली में 96 में जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें स्विमिंग पूल था 96 में, और वो स्विमिंग पूल 96 में नहीं बना था, वो 82 में ही बन गया था जब दिल्ली में एशियाड गेम हो रहे थे। तो दिल्ली में 1980 से सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल होते थे। आप आज स्विमिंग पूल का, एक स्कूल के स्विमिंग पूल का विज्ञापन देके ये बता रहे हो कि आपने स्कूल ठीक कर दिए? ये देश की राजधानी है, यहाँ सारे स्कूल आदर्श होने चाहिए थे। और बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। रिजल्ट भी ख़राब है, साइंस की पढ़ाई भी नहीं है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भी नहीं है, और ज़बरदस्ती 9वीं और 11वीं में लाखों बच्चों को फेल किया जा रहा है। नए कॉलेज कहाँ हैं? नए कॉलेज काश होते, ये युवाओं को उम्मीद थी, कम से कम 1-2 तो बनाने चाहिए थे। एक भी नया कॉलेज नहीं। देखिए, युवाओं के साथ 3 झूठ बोले गए। एक तो इन्होंने बोला था कि हम 2 लाख नौकरी हर साल देंगे, उसके हिसाब से 20 लाख नौकरी लगनी चाहिए थी 10 साल में। 20 नौकरी नहीं लगी, RTI का जवाब है मेरे पास। 20 नौकरी नहीं लगी पिछले 10 साल में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा इन्होंने बोला था वाईफाई, कहीं दिल्ली में वाईफाई नहीं है जो इनको देना था। ठीक है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपने वादा तो किया था, आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ भी नहीं किया है। और तीसरा ये जो कॉलेज स्किल सेंटर, ये दिल्ली को बनाने की बात थी। आज देखो, पढ़ने के लिए भी बच्चा दिल्ली से बाहर जा रहा है और नौकरी करने के लिए भी दिल्ली से बाहर जा रहा है। एक ज़माना था लोग बाहर से दिल्ली आते थे काम करने के लिए, आज हर एक व्यक्ति दिल्ली से बाहर जा रहा है, चाहे नोएडा जाए, चाहे गाजियाबाद जाए, चाहे फरीदाबाद जाए। तो ये दिल्ली का कम से कम यूथ के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। दिल्ली की सड़कें काश होती, तो गड्ढों में कहीं कहीं सड़कें हैं। और पीड़ादायक भी है क्योंकि इसका तो बहुत अच्छा फंड अवेलेबल है PWD डिपार्टमेंट के पास, और दिल्ली की सड़कें आदर्श सड़कें होती थी। और आपने तो लंदन और पेरिस बनाने की बात की थी, आज आप कह रहे हो हाँ मैं कर नहीं पाया। ये कोई छोटा सवाल है कि नहीं कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? और दिल्ली की सड़कों से ज़्यादा देखो, एक तो सड़कें हैं जो मेन सड़कें हैं, रिंग रोड हो गया जहाँ बसें चल रही हैं, गलियाँ जहाँ लोग रहते हैं तो बिल्कुल ही टूटी पड़ी हैं। किसी भी कॉलोनी में आप चले जाओ, उत्तम नगर चले जाओ, चाहे सोनिया विहार चले जाओ, चाहे ये बाहरी दिल्ली के इलाकों में चले जाओ, चाहे ये महरौली, छतरपुर यहाँ के इलाके में चले जाओ, चाहे विनोद नगर वगैरह, गलियाँ तो है ही नहीं। सारी गलियाँ तोड़ दी आपने दिल्ली की। कोई संगम विहार में आप जाओ, 2-2 घंटे संगम विहार के अंदर जाने के बाद अपने घर जाने में 2-2 घंटे लग रहे हैं लोगों को। तो कहाँ है गलियाँ, कहाँ है सड़कें, कहाँ गया इसका पैसा? ये सबसे बड़ा सवाल है। शीश महल बना है ना। चलिए कपिल जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार अजीत भाई, थैंक यू।